नमस्कार। सोमेश हितोड़े क्लासेस में एक बार पुनः आप लोग का स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ पीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसके सिलेबस पर हम चर्चा करेंगे। इसके पहले मैंने सीजीपीएससी के एग्जाम पैटर्न पर एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं कि एग्जाम पैटर्न किस प्रकार का होता है, इसके बारे में मैंने उसमें बताया है। आज हम देखेंगे सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का जो पहला पेपर होता है उस पर हम चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि सीजीपीएससी का जो एग्जाम पैटर्न है वो 3 भाग में होता है: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू। इसके बाद आज हम जो देखने वाले हैं वो है सीजीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है वो कैसे होता है, क्या क्या है, हमको क्या क्या पढ़ना है। देखते हैं हम। जो प्री का पेपर होता है वो 2 पेपर होता है, एक पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जीएस का होता है और जो पेपर सेकंड होता है वो एप्टीट्यूड टेस्ट का होता है, जो कि केवल क्वालिफाइंग मार्क्स उसमें लाने होते हैं, केवल पासिंग मार्क्स उसमें लाने होते हैं, उसका मेरिट नहीं बनता, केवल पहला पेपर का मेरिट बनता है। तो आज जिस पेपर का मेरिट बनता है, जिसके आधार पर हम मुख्य परीक्षा में चयनित होते हैं, केवल उसी के सिलेबस पर हम आज चर्चा करेंगे। और जो सेकंड पेपर है एप्टीट्यूड टेस्ट, इसका एक अलग वीडियो में इसका चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला जो भाग है जीएस का वो 2 भागों में होता है, याद रखेंगे। जीएस का पेपर 100 नंबर का 100 क्वेश्चन होते हैं उसमें, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और यह 200 नंबर का होता है। और इसमें 4 ऑप्शन होते हैं, एक ऑप्शन सही होता है जिसको ओएमआर शीट पर हमको गोला लगाना होता है। यदि हम गलत उत्तर देते हैं तो उसके लिए जो निर्धारित अंक है एक प्रश्न के लिए, उसका 1/3 अंक उसमें से माइनस कर दिया जाता है। तो इस प्रकार ये नेगेटिव मार्किंग होता है प्रारंभिक परीक्षा। यहां पर हम देखते हैं कि जो पहला पेपर होता है जीएस, इसमें भी 2 भाग होते हैं। पहला भाग होता है सामान्य अध्ययन का और दूसरा भाग होता है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। याद रखेंगे 50-50 क्वेश्चन में ये बटे होते हैं। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न आते हैं और सामान्य ज्ञान जो भारतीय इंडियन लेवल का होता है उसका सामान्य ज्ञान होता है 50 नंबर का आता है। तो ये दोनों मिलाकर 100 जो क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं। इसका सिलेबस देखते हैं पहले भाग का। पहले भाग में सामान्य अध्ययन, इसका सिलेबस देखते हैं। इसमें है भारत का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन। पहला भाग भारत का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन। भारत के इतिहास में हमको प्राचीन इतिहास, मध्यकाल इतिहास और आधुनिक इतिहास, केवल भारत का इतिहास हम पढ़ेंगे। जिसमें प्राचीन इतिहास में आपका पाषाण काल या जिसको हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं वहां से शुरू होता है, फिर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, सिंधु सभ्यता, मौर्य साम्राज्य और उसके बाद आपका गुप्त काल और फिर ये संगम काल। इतने जो होते हैं जिसको हमको पढ़ना पड़ता है प्राचीन इतिहास में। उसके बाद आता है मध्यकाल। मध्यकाल में हम देखेंगे तुर्कों का आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल और सूफी और भक्ति आंदोलन, और उसके बाद हम इसमें मराठा काल इसके अंतर्गत आता है। इतने बिंदु को हम देखते हैं मध्यकाल में, इसको हमको पढ़ना पड़ता है। और उसके बाद अंत में आता है आपका आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास में यूरोपियों का आगमन वहां से शुरू होता है और जो ब्रिटिश शक्ति है यहाँ कैसे स्थापित हुई उसको देखते हैं। कांग्रेस का उदय, कांग्रेस की जो स्थापना होती है वो है। उसके बाद आपका जो स्वतंत्रता का जो आंदोलन होता है, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का, उसके बारे में है। और इसके बाद फिर हम गांधी युग देखते हैं, जब गांधी जी यहाँ आते हैं उनका पूरा कार्यकाल देखते हैं, उनके महत्वपूर्ण आंदोलनों को देखते हैं इसके अंतर्गत। उसके बाद फिर जो वायसराय हैं, गवर्नर हैं, जिनके द्वारा सत्ता स्थापित होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उन सब के बारे में ये इस आधुनिक काल में देखते हैं। तो आधुनिक ये जो इतिहास है भारत का बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस पर आप बिल्कुल केयरफुली इसको आप देखेंगे आधुनिक इतिहास को। उसके बाद दूसरा भाग है भारत का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल। भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, इसमें हम देखेंगे भारत का भौतिक भूगोल के अंतर्गत इसके जो पर्वत, पठार, मैदान, ये सब आ जाएंगे। उसके बाद इसका अक्षांशीय स्थिति, देशांतर स्थिति ये देखेंगे। फिर उसके बाद नदी से संबंधित जो परियोजनाएं हैं वो भी आ जाता है इसके अंतर्गत।
तो ये सब बिंदु हम आपका प्रारंभिक भौतिक भूगोल के अंतर्गत देखते हैं, जिसमें भूकंप, ज्वालामुखी ये सब भी आते हैं। इसको हम पढ़ते हैं इसमें। इसके बाद हम इसमें आएगा इसका आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल मतलब जिससे हमको अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाता है, जैसे कृषि है, उद्योग है, ये सब इसमें आते हैं भूगोल में। कृषि, अर्थव्यवस्था है, इसके बारे में हम आर्थिक भूगोल में हम चर्चा करते हैं। तो ये भी सिलेबस में है कि बृहद है इसका भाग। आप बुक लेंगे तो बुक में आपको डिटेल में इसमें मिल जाएगा। उसके बाद है भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था। भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था ये तीसरा बिंदु है। इससे भी प्रश्न बहुत अधिक आते हैं, याद रखेंगे, राज्य व्यवस्था से संबंधित। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो भारत का जो संवैधानिक विकास होता है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ये है। यहाँ तक हम पूरा देखते हैं। इसमें ये चीज देखना पड़ेगा। भारतीय संविधान की विशेषताएं देखेंगे, भारतीय संविधान किस प्रकार से बना इसको देखेंगे इसके अंतर्गत, और जितने भी उसके अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूची, 22 भाग और 395 जो अनुच्छेद हैं, उन सब का डिटेल में यहाँ पर वर्णन किया जाता है। और यहाँ पर हमको उसी के अंतर्गत मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति, राज्य, विधानसभा, संसद, इन सब के बारे में विस्तार से देखना पड़ता है इसमें। तो ये सिलेबस में है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है भारत का संविधान, और इससे प्रश्न बहुत अधिक आते हैं। इसको आप देखेंगे, और अक्सर ये कूट में प्रश्न आते हैं। आजकल कूट से संबंधित आता है आपका। जब तक इसमें बारीकी से इसको नहीं पढ़े रहेंगे तब तक इसका सही जवाब देना आसान नहीं रहता। उसके बाद है भारत की अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था, इसके अंतर्गत भी हम देखेंगे भारत की अर्थव्यवस्था में कि भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। जैसे हम देखते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था न तो पूंजीवादी है, बल्कि ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था। उसके बाद इसमें हम देखेंगे जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो है। उसके बाद जो उसका अब नया स्वरूप बदल गया है, नीति आयोग उसका जगह ले लिया गया है, पंचवर्षीय योजना का जो होता है वो। और उसके बाद इसमें देखेंगे हम जो मुद्रा है, उसके बारे में देखेंगे, जिसमें रिजर्व बैंक है, आपका जो जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक है उसके बारे में है, आपका भारत की निर्धनता के संबंध में है, विभिन्न प्रकार के जो सूचकांक जारी किए जाते हैं वो सब हम इसमें पढ़ेंगे, जिसमें विशेष प्रकार से मानव विकास का सूचकांक जो जारी होता है वो है। विभिन्न प्रकार के जो अर्थव्यवस्था संबंधी संगठन है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसको भी हम इसमें देखते हैं। उसके बाद गरीबी रेखा का जो परिभाषित किए हैं वो सब है बिंदु। तो ये भी एक बड़ा चैप्टर है अर्थव्यवस्था, जिसमें हमको ये कहा जाए कि जो अर्थव्यवस्था है, जितने भी प्रकार के हमारा बजट वगैरह पारित होता है तो बजट से संबंधित सभी बातें इसमें आ जाती हैं। तो इस सब बिंदु को हम भारत की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत देखते हैं, जिसमें हमको नवरत्न कंपनियां, महान नवरत्न कंपनियां, उद्योग, सड़क और जितने भी संगठन हैं यहाँ के, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो सब अभी हम इसको देखते हैं इसमें। इसके बाद आता है सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसके अंतर्गत हम सामान्य विज्ञान मतलब जो भी विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, आविष्कार हुए हैं, वो उसके बारे में देखेंगे। वो सिद्धांत क्या क्या है, उसके सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले कौन थे या आविष्कार करने वाले कौन थे, उसको देखेंगे। और उसके बाद इसमें जो है आपका तीनों भाग है, भौतिक है, रसायन है और आपका बायोलॉजी है। ये तीनों भाग भी हम इसके अंतर्गत आता है, तीनों को भी देखना पड़ता है इसमें और सिलेबस में है। और विशेषकर जो बीमारियां हैं और किस बीमारी के जनक कौन कौन से जीवाणु है या विषाणु है, इस सबको देखना पड़ता है इसमें। और भौतिक शास्त्र में विभिन्न प्रकार के जो सिद्धांत हैं वो भी आ जाते हैं इसके अंतर्गत, तो इसको भी आप देख सकते हैं। और टेक्नोलॉजी में जो भी नवीन टेक्नोलॉजी भारत ने विकसित किया है, उसके संस्थान जहाँ जहाँ स्थापित हैं उसको देखते हैं। जितने भी मिसाइल यहाँ स्थापित हैं, DRDO, इसरो जो संस्थाएं हैं, इसके बारे में हम बृहद रूप से इसमें पढ़ते हैं। तो ये भी सिलेबस काफी बड़ा है, प्रश्न इससे भी पूछे जाते हैं अक्सर। इसके बाद भारतीय दर्शन, कला, साहित्य एवं संस्कृति। भारतीय दर्शन में हम देखेंगे बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, और अभी सिलेबस में आपको स्वामी विवेकानंद का है, आपका दीनदयाल उपाध्याय जी का है। तो इन सब का दर्शन किस प्रकार का है और भारतीय दर्शन के प्रमुख सूत्रधार कौन कौन से थे, उसकी विशेषताएं क्या है, ये सब प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं। कला, साहित्य एवं संस्कृति। कला, भारत में जो भी कलाएं हैं उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है, चाहे वो
खजुराहो का जो मंदिर है भोरम देव है वो है, या फिर आपका जो भी नृत्य नाटक वगैरह है, या स्टेट वाइज जो डांस होता है नृत्य होता है उसके बारे में है। उनकी संस्कृति अलग अलग है, जो जनजातियां भी हैं उसके अंतर्गत प्रमुख आते हैं। और संस्कृति में तीज त्योहार जो भी है विशेषताएं हैं वो भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये भी एक बृहद चैप्टर है, इसको भी आपको अलग अलग टॉपिक वाइज पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आता है समसामयिक घटनाएं एवं खेल। भारत के में भारत में जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं, डेली घटनाक्रम जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है ये पिछले एक वर्ष का रहता है। तो एक वर्ष का बिल्कुल आपको डिटेल तैयार करना है। इसमें एक वर्ष का समसामयिक घटना और जो खेल कूद वगैरह है, महत्वपूर्ण खेल का आयोजन जैसे कहाँ कहाँ हुआ, जो वर्ल्ड कप लेवल का है या नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के, जो यदि भारत प्रतिनिधित्व किया है या भारत में हुआ है तो उसको हम देखते हैं। और समसामयिक घटनाएं में एक बात याद रखेंगे, ये करंट में आपको डेली इसको पढ़ना पड़ता है। जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उसको सॉर्ट आउट करते जाइए, उसके बाद वो वही चीज आपको मॉडिफाई होते जाता है। तो ये कंटिन्यूएशन में रहना चाहिए, समसामयिकी को पढ़ने का तरीका यही है। तो इस प्रकार ये जो पहला भाग है 50 नंबर का, इतने जो बिंदु है टॉपिक है इससे प्रश्न बनते हैं। इसका जस्ट दूसरा भाग आता है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, इसमें भी 50 प्रश्न होते हैं और ये 100 नंबर के होते हैं। इसको देख लेते हैं एक बार। इसमें प्योरली पूरा छत्तीसगढ़ से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो इसमें देखते हैं छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान। छत्तीसगढ़ का इतिहास यहाँ ये बटा हुआ है, प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास। इसमें प्राचीन इतिहास में जो यहाँ के जो प्रमुख वंश हैं, स्थानीय राजवंश हैं, जैसे राजऋषि तुल्य वंश, पांडु वंश, और उसका यहाँ पर जो सत्ता थी इसको हम देखते हैं इसके अंतर्गत। और यहाँ पर मध्यकाल में कलचुरी राजवंश को देखेंगे। इसमें याद रखेंगे मध्यकाल में कलचुरी राजवंश है। और उसके बाद जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें छत्तीसगढ़ का क्या योगदान है। जो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन चला तो यहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, इसमें छत्तीसगढ़ का क्या योगदान था, यहाँ के नेता कौन कौन से थे और इन्होंने क्या महत्वपूर्ण कार्य किए, ये सब बहुत डिटेल में है। तो बहुत बड़ा चैप्टर है ये सिलेबस में छत्तीसगढ़ का इतिहास। उसके बाद छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र, इसके बारे में हमको पढ़ना है। छत्तीसगढ़ का भूगोल में वही यहाँ के तो उसका बनावट है, पर्वत, पठार, मैदान, अक्षांश एवं दशांतर स्थिति, कर्क रेखा, मकर रेखा, इसको पढ़ेंगे। और आपका जलवायु में किस प्रकार की जलवायु है, छत्तीसगढ़ में किस प्रकार की जलवायु होती है, वर्षा किससे होती है, किस प्रकार की हवाओं से होती है, तो ये सब बिंदु है इस पर। और उसके बाद जनगणना है। जनगणना में हमको जो प्रारंभ से जो जनगणना प्रारंभ हुई 1881 से, और वहां से शुरू करके अभी तक की जो जनगणना हुई है छत्तीसगढ़ से संबंधित, वो सबको हमको देखना होता है। उसके अनुसार जो विभिन्न छत्तीसगढ़ की जनसंख्या, उसका साक्षरता दर, लिंगानुपात, बेरोजगारी दर, बहुत सारी बातें हैं जो संपूर्ण बातें हैं वो जनगणना में आ जाती है, इसको देखना है। पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र, पुरातात्विक स्थल जैसे सिरपुर हो गया, आपका मल्हार हो गया, पुरातात्विक स्थल में आपका अष्टभुजी का मंदिर हो गया, किरारी का काष्ठ स्तंभ हो गया, या फिर आपका राजीव लोचन का मंदिर हो गया। बस्तर का में भी है बहुत सारे स्थान है ना, जो कि पाषाण महापाषाण काल से संबंधित है, महापाषाणकालीन युग से संबंधित है। तो ये सब बातों को पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र के जो स्थापित है उसको भी हम देखते हैं इसमें। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके बाद आता है छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति, जनौला, मुहावरा, खाना एवं लोककथाएं। छत्तीसगढ़ के टोटल छत्तीसगढ़ का साहित्य, मतलब छत्तीसगढ़ के प्रारंभिक साहित्यकार कौन कौन से थे, छत्तीसगढ़ के प्रमुख साहित्यकार, उनका परिचय यहाँ पर होगा। और वो यहाँ संगीत, नृत्य, आदिवासी नृत्य विशेषकर फेमस है, जैसे जिस प्रकार पंडवानी फेमस है उसी प्रकार जितने भी आदिवासी कल्चर है, संस्कृति है, उसका नृत्य है, विशेषकर भोटुल वगैरह है, ये सब देखते हैं इसमें। और गोंड, भील, यहाँ पर जो गोंड है, कंवर जनजाति है, या फिर मुड़िया है, दोरला है, तो ये जो जितनी भी जनजातियां हैं या फिर जो जनजातियां हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं इसमें, उनके नृत्य के बारे में, कला एवं संस्कृति उनकी क्या क्या है ये है। और छत्तीसगढ़ी में जनौला, मुहावरा, खाना और लोककथाएं हैं, इन सबको बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी, इसको हम देखते हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ की जनजातियां, विशेष परंपरा, तीज एवं त्योहार।
छत्तीसगढ़ में जो प्रमुख जनजाति हैं वो है, और विशेष पिछड़ी जनजाति भी यहाँ जो राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया गया है। जैसे यहाँ छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है, कंवर है, उसके बाद और है भैना है, पंडो है, आपका अबुझमाड़िया जनजाति है, आपका बिजवार जनजाति है। तो ये सब जनजातियों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, जिसमें आपका उनकी परंपराओं के बारे में, उनके तीज और त्योहार जो हैं उनके बारे में हम देखेंगे इसमें। उसके बाद छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बजट सेक्शन को देखते हैं हम। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार कौन कौन से हैं, जैसे कृषि है, उद्योग है, वन है, तो ये सब के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था से। और फिर वन और कृषि, इसका भी हम जैसे वन में हम पढ़ लेंगे पूरा इसका जो राष्ट्रीय उद्यान है, अभ्यारण्य है, इन सब को देखेंगे। कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाएं कौन कौन सी है, सर्वाधिक खेती वाले फसल, कृषि में तो फसल, मिट्टी, ये सब भी पढ़ेंगे हम कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है और वहाँ कौन कौन सा फसल की पैदावार होती है। छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा किस प्रकार से है, तो प्रशासनिक ढांचा मतलब यहाँ जो विधानसभा का व्यवस्था है वो, उसके बाद आपका जो सचिव स्तर की व्यवस्था है, जिला स्तर में कलेक्टर से लेकर पटवारी तक का जो रहता है उसका पूरा संरचना क्रम देखते हैं। विभिन्न प्रकार के जो आयोग हैं उसके अध्यक्ष वगैरह इसमें आ जाते हैं सब। और इसमें पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन में नगरीय निकाय और पंचायती राज, इसको भी हम देखते हैं। छत्तीसगढ़ उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन। छत्तीसगढ़ में उद्योग कौन कौन से महत्वपूर्ण उद्योग हैं, जैसे भेल है, आपका भिलाई का हो गया, उसके बाद इर्तिपिशी कोरबा हो गया, बालको हो गया, और जो भी एल्युमिनियम उद्योग है, या फिर रायपुर में आपका रायपुर के हैं आपका जो कहना चाहिए सिलतरा है, और भिलाई में भी स्थापित है। दुर्ग में है, दल्ली राजहरा का है, बस्तर का नगरनाथ प्लांट है, किरंदुल माइंस है, ये सबको हम देखेंगे इसके अंतर्गत। तो फिर ऊर्जा संसाधन है, जल है, जल संसाधन में विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं हैं, नदी है, नदी घाटी परियोजनाएं कहाँ कहाँ संचालित है और कहाँ कहाँ से बिजली उत्पादन होता है, ये भी है। और खनिज संसाधन में छत्तीसगढ़ के प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं, इसको हम देखते हैं एरिया वाइज कि तीनों भाग में किस किस भाग में, आपका मध्य भाग या उत्तरी भाग या फिर दक्षिण भाग में कौन कौन से खनिज पाया जाता है, उसके प्राप्ति स्थल और उसका परसेंटेज, ये सब आता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाक्रम, ये अंतिम है। इसमें छत्तीसगढ़ में जो घटनाक्रम हुआ है, महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो कि देश के अर्थव्यवस्था, देश को पूरा प्रभावित करता है, देश के या राज्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट टाइम हुआ है और ये मील का पत्थर साबित हुआ है। ऐसे जो घटनाक्रम है उसको हम आप सॉर्ट आउट करते जाइए, जो कि आपके लिए समसामयिक जो घटनाएं हैं उसको पढ़ने में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी, क्योंकि वो डेली अपडेट होते जाता है। तो इसको आप एक क्रम से उसको डेली मैगजीन पढ़िए, उसका नोट्स आता है और मार्केट में बुक भी उपलब्ध है, और ऐप भी हैं बहुत सारे, है ना, वो सब आप लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो CGPSC का जो एग्जाम है, पहला पेपर है, उसके सिलेबस और उसके अंतर्गत क्या क्या बातें, उसको मैंने बहुत शॉर्ट में बताने का प्रयास किया है। इसको विस्तृत रूप से आपको बुक लेना पड़ेगा अलग अलग, तब आप उसके अंदर देखना पड़ेगा कि क्या क्या है, और लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर भी देखना पड़ेगा 2-3 साल का कि किस प्रकार के प्रश्न कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। तो इसके आधार पर आप तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद मैं अगला जो वीडियो है वो इसका सेकंड भाग जो है, सेकंड पेपर जो शाम के समय होता है, वो है एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि केवल पासिंग मार्क उसमें लाना जरूरी है, क्वालिफाइंग होना जरूरी है उस पेपर में। इसके सिलेबस के बारे में चर्चा करूंगा। आशा करता हूं कि वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर शेयर किया है, और जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं, लगभग 150 वीडियो अपलोड किए हैं, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है। और जरूर आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। यह बिल्कुल निःशुल्क चैनल है, तो अधिक से अधिक आप लाभ लें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।